आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट के मॉडल पेपर के 5वें सेट को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेट पूरी तरह से हमने करा दिया है। उन सभी के 80 के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरे डिटेल्स के साथ हमने बताया है। आप लोग जाके वो वीडियो देख के उसको याद कर लीजिए और इतना याद करने के बाद आपको और ऑब्जेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ आपको रिवीजन करना है। ये मॉडल पेपर है 10 क्लास का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंटरनेट यानी जिसे सरकारी मॉडल पेपर भी कहा जाता है 2025 के एग्जाम के लिए ये है। और इसमें आपको सभी सेट मिल जाएंगे, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, सब चीज के। लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 5वें सेट को करेंगे। 5वां सेट होने वाला है, 4 सेट पहले ही हमने करा रखा है। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख जाएगा कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, मतलब कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। नाम में ही आंसर है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नाम में ही आंसर है इसके कि यहाँ पे बोला है उत्तल लेंस, उत्तल यानी कि इसका प्लस हो जाएगा। अगर कहता अवतल, एक सेकंड रुकिएगा, अगर उत्तल है तो इसका हो जाएगा धनात्मक यानी कि प्लस। अगर कहता अवतल लेंस तो अवतल का होता है माइनस। जिस लेंस या जिस दर्पण में अ लग जाए समझ लीजिएगा कि वो माइनस है। जिस लेंस या जिस दर्पण में अ लग जाए समझ लीजिए कि उसकी क्षमता और फोकस दूरी माइनस होने वाली है। यहाँ पे उत्तल है तो इसका हो जाएगा प्लस। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किस लेंस को पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ शब्दकोश यानी डिक्शनरी का बात हो रहा है और बोल रहा है कि छोटे अक्षरों को पढ़ना है, यानी छोटा को बड़ा करना है। तो इसके लिए लगेगा आपको उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ये तो आप सभी को पता है। अब उत्तल लेंस में हमको फोकस चुनना है। फोकस कई प्रकार के दिए हैं, 50 50 50 5 दिया है। तो इसमें से अब बताना है। अवतल वाला को तो देखते ही गलत कर देना है कि अवतल वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो उत्तल लेंस में देखना पड़ेगा। और इसमें अब दोनों जगह पे 50 50 ही है, तो इसमें तो ये ऑप्शन इरर है, कुछ गलत है। यहाँ पे आप 5 कर लीजिए क्योंकि एक ही रहेगा। यहाँ पे इसको 5 बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे इसको मान लेना है कि ये 0 नहीं है, सिर्फ 5 है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अब बात को समझिएगा, अगर हमारे पास कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या हमारे पास 100 है। 100 में अगर हम 10 से भागा देंगे तो हमको 10 मिलेगा। लेकिन अगर 100 में हम 5 से भागा देंगे तो 20 मिलेगा। इससे मतलब ये समझना है कि अगर किसी संख्या में बड़ी संख्या से भागा देंगे तो हमको छोटा मान मिलेगा, और छोटा मान से भागा देंगे तो हमको बड़ा मान मिलेगा। ये चीज आपको समझना है। और एक आप याद किए होंगे, P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f, यानी कि अगर फोकस दूरी का मान बड़ा होगा तो हमको क्षमता कम मिलेगी, और फोकस दूरी का मान कम होगा तो हमको क्षमता अधिक मिलेगी। तो अधिक क्षमता रहेगा तभी हम बड़ा प्रतिबिंब देख पाएंगे। इसलिए हमको फोकस कम चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए कि अगर नीचे बट्टा में अगर फोकस अगर ज्यादा रहेगा, जैसे कि अगर फोकस 50 ले लेंगे तो हमको क्षमता कम मिलेगा। लेकिन अगर फोकस 5 लेंगे तो हमको जो मान मिलेगा वो अधिक मिलेगा, यानी कि क्षमता जो है इसका अधिक मिलेगा। तो हमको अधिक क्षमता इसमें खोजना है, तो इसलिए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। आगे है 3 नंबर की, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है। मतलब मोटर गाड़ी जो चालक होता है वो जो गाड़ी चलाता है तो सामने, सामने का मतलब उसका शीशा नहीं कह रहा है, कह रहा है साइड मिरर। साइड मिरर में किसका उपयोग होता है ये पूछ रहा है, ये नहीं सामने समझिएगा कि जो देखता है आर पार वो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें आर पार दिखता है तो दर्पण कभी हो ही नहीं सकता है। तो सामने का यहाँ मतलब समझना है कि साइड मिरर। तो साइड मिरर में आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बी ऑप्शन में है उत्तल दर्पण, यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहीं पूछेगा कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, चेहरा देखने में। और अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, और चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। लेंस आ जाएगा तो लेंस, ये उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा आंख जो है किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की तरह। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। बाकी इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन है कि, चौथा यहाँ पे होगा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण में अगर कोई भी वेग से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग हो जाता है। यानी कि अगर वो 4 की स्पीड से चल रहा है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर। अब चलेंगे 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि नेत्र लेंस की
फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। मतलब कह रहा है कि अगर फोकस दूरी का मान बढ़ जाएगा तो कौन सा दोष होगा। तो इसको बस नाम से ही याद रखिए कि फोकस अगर बढ़ जाएगा तो उसका फोकस जो है रेटिना के पीछे कटने लगेगा, यानी कि दूर कटने लगेगा, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष इसका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए कि अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा, आप सभी को पता है कि मानव के नेत्र में जो रेटिना होता है उसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जब फोकस बढ़ जाएगा तो ये जो ये कटान बिंदु इसका होता है वो रेटिना के पार चला जाता है। तो इस दूर चला जाएगा, पार यानी कि उससे दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा तो दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, और अगर पहले कट जाएगा तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। इसमें कह रहा है बाद, तो बाद यानी कि दूर, तो दूर, तो दूर दृष्टि दोष यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष। आगे चलेंगे 6 नंबर में कि दूर दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें मतलब कि उसमें लगे लेंस होता है। मतलब कि कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस का उपयोग होता है। तो आपको याद रखना है ट्रिक कि दू का तीन और तीन का चार याद रखना है। यहाँ से समझाएंगे आपको। यानी कि अगर दू दू अक्षर का उसका रोग है, जैसे कि दू और दूर, दूर दू अक्षर का रोग है, तो उसका निवारण होगा तीन अक्षर वाला, यानी कि उ त अल, उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष बोला है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। वहीं आपसे कह दे कि निकट दृष्टि दोष, निकट में देखिए तीन अक्षर, नी क अ ट, निकट में तीन अक्षर, तो इसका निवारण होगा चार अक्षर वाले से, यानी कि अ व त अल। इसको याद रखिएगा तो कभी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। साथ में है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। मतलब विद्युत आवेश का मात्रक पूछ दिया है। तो आवेश का एसआई मात्रक आप सभी को पता है कि कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, लेकिन आपको याद भी रखना है कि वोल्ट किसका मात्रक है। तो वोल्ट होता है विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। पूछ देगा कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आप लोगों को इसको इसका पूरा यानी ऑप्शंस के भी आंसर को याद रखना है। आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 में है कि एक सेकंड रुकिएगा, पूरा आ रहा है, हाँ 8 है पूरा स्क्रीन, ठीक है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर में है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश कहते हैं। ये भी याद रखने वाला चीज है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। नामकरण, यह नामकरण जिसने किया था वो है। मतलब कह रहा है कि आवेश का खोज किसने किया था। आवेशों का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। बाकी ये कूलम्ब तो पीछे बताए ही यहाँ पे। थेल्स जो मैथ में होता है थेल्स का यूज, और ये कुछ उतना खास नहीं है, पूछने लायक नहीं है। खास है लेकिन ये पूछने लायक नहीं है। तो बस सिर्फ वही क्वेश्चन पूछिए जो एकदम एग्जाम में आने लायक हो, क्योंकि अब टाइम नहीं है। आगे 9 नंबर है कि एक पदार्थ को 1 कूलम्ब धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। मतलब इसमें पूछ रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन। चुपचाप पूछ रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश पर कितना इलेक्ट्रॉन। तो हमने कई बार बताया है कि एक कूलम्ब आवेश पर 6.25 × 10⁻¹8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद रखना है। नौवा का ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है कि किसी विद्युत वाहक बल्ब पर 200 बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उत्पन्न शक्ति यानी पी कितना होगा। हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, आप घर पे इसको बनाइएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि पी दिया है, किसी विद्युत वाहक बल्ब पर वोल्ट दिया है यानी कि वी का मान दिया है कि 220 वोल्ट, और वाट यानी कि पी का मान दिया है 100। फिर से सुनिए, पी का मान दिया है 100 और भी का मान दिया है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले हम आपको प्रतिरोध निकालना पड़ेगा यानी कि आर। आर निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र पी और भी में चाहिए। तो उसके लिए सूत्र होता है वी स्क्वायर बाई पी। यहाँ से आपको मिल जाएगा आर। फिर से सुन लीजिए, पी का मान है 100 वाट और भी का मान है 220 वोल्ट। तो आपको आर निकालना है तो आर बराबर होता है वी स्क्वायर बटे में आर, वी स्क्वायर बटे में पी। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर। आर मिल जाएगा और यहाँ पे फिर भी दिया है। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखेंगे तो भी दिया है और आर आपने निकाल लिया है। तो वहां से जब आप पी निकालिएगा तो इसका आंसर होगा 25 वाट। हम यहाँ पे नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि हम माउस से ये सब कर रहे हैं। माउस से यहाँ पे इसे लिखने में बहुत दिक्कत होगा, नहीं लिखा पाएगा, इसलिए हम इसको बना नहीं रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं कि इसमें यूज होगा पी बराबर वी स्क्वायर, यहाँ पे आर बराबर यूज होगा वी स्क्वायर बटे में पी, और उससे आर मिल जाएगा पहले कथन में। दूसरे कथन में आपको निकालना पड़ेगा पी, तो पी होता है वी स्क्वायर बटे में आर। यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 वाट आंसर। बाकी इसको अगर नहीं होगा तो इसको छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन की ओर चलिए 11 नंबर।
11 नंबर में है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया। सी देखिए तो कह रहा है किसी कुंडली तथा चुंबक, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, बी नहीं, 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आगे चलेंगे 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो विद्युत जनित्र काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक चीज और इसमें पूछ सकता है कि विद्युत जनित्र क्या करता है? तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन काम करता है? तो विद्युत हीटर। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके एग्जाम में जाने हैं। आगे है 13 नंबर में कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। मतलब कि जब लघु पथन होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक मान इसका बढ़ जाता है। आगे है 14 नंबर में कि पीबीओ प्लस सी, पीबीओ प्लस सी में पीबी प्लस सीओ होता है, तो इसमें से निम्न में से क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन का अवकरण होता है। आगे 15 नंबर यहाँ पे है कि निम्न अधातुओं में से कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन देता है? मतलब कि इससे अभिक्रिया करके हाइड्रोजन कौन निकालता है? तो इसमें से तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, बाकी इसका आंसर होता है एल्युमिनियम और जिंक दोनों, यानी कि Zn और Al दोनों निकाल देते हैं हाइड्रोजन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, एकदम सही। आगे है 16 नंबर में कि यदि विलयन का पीएच 13 है, विलयन का पीएच 13 है, इसका अर्थ है कि यह है, मतलब कि अगर किसी विलयन के पीएच मान 13 है तो क्या है? तो वो प्रबल भस्म हो जाएगा, यानी कि भस्म होगा लेकिन भस्म में भी प्रबल भस्म हो जाएगा। ठीक, पूछ सकता है आपको कि यदि किसी विलयन का, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन यही रहेंगे। पूछता है एग्जाम में कि किसी विलयन का पीएच मान 7 है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वह विलयन उदासीन है। और यदि 7 से पीएच मान कम कहेगा तो अम्ल होगा, 7 से अगर अधिक कहेगा तो भस्म होगा। उस सभी को भस्म यानी कि क्षार वही है, उसको आपको याद करके जाना है। पीएच से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, और आप लोग याद भी कर लीजिएगा पीएच मान जो जो हमने लिखवाया था, सभी मान को याद करना है, एग्जाम में आएगा। आगे है यहाँ पे 17 नंबर की साधारण ताप पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो P4, फास्फोरस P4 इसका सही सूत्र हो जाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर डी। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं कि पीतल में रहता है, तो आपको याद रखना है पिताजी शब्द, क्या याद रखना है? पिताजी। पी से हो जाएगा पीतल, ता से तांबा और ज से जस्ता, यानी कि तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है पीतल, यानी कि Cu, Zn कॉपर और Zn इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में, तो 19 में है कि धातुओं की प्रकृति होती है, मतलब कि धातु की प्रकृति, मतलब धातु का मतलब गुण क्या होता है? धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होंगे और उदासीन भी नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछेगा कि उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, कई एक बार पूछ चुका है, तो उस अधातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु ग्रेफाइट एक अधातु है। आगे चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछेगा कि पूछ रहा है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को चुंबकीय विधि द्वारा ही दूर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, मतलब कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, आवश्यक क्या होता है? तो कार्बन, कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा ही होगा, एकदम गारंटी है, तभी तो वो कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। आगे है 22 नंबर में कि अक्रिय तत्व कौन है, मतलब इसमें से कौन निष्क्रिय गैस है? अक्रिय तत्व कहे, निष्क्रिय गैस कहे या नोबेल तत्व कहे, सबका अर्थ एक ही होता है कि अक्रिय। तो अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोगों को हमने सारे अक्रिय गैसों का नाम लिखवाया है, आप लोग उसको याद करके एग्जाम में जाइएगा, जरूर एक रहेगा और ज्यादातर हीलियम ही रहता है। उसके बाद पूछने की संभावना आर्गन पे जाती है और उसके बाद जेनॉन पे जाती है, तो आप लोगों को याद करके ही जाना है। उसके बाद 23 नंबर, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई एक बार रिपीट होने वाला यह क्वेश्चन है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिक, यानी कि एल्कीन के पूछ रहा है, का सामान्य सूत्र क्या है? एल्कीन, तो आपको याद रखना है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले एल्केन, उसके बाद एल्कीन और उसके बाद एल्काइन। सुन लीजिए, यहाँ पर हम लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी इसका आंसर 23 नंबर क्वेश्चन है, अभी बता रहे हैं आप लोगों को, उसमें से खोज लेना है कि कौन आंसर होगा।
पहले रहता है एल्केन, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद आता है एल्कीन, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद होता है एल्काइन, उसका सूत्र होता है CnH2n-2। इस सबको आप लोगों को याद करके जाना है और इसका कमेंट अप करके बता देना है कि क्या होगा आंसर। आगे चलेंगे 24 नंबर में कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, मतलब इनमें से कौन अपमार्जक बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है, तो एल्कोहल का उपयोग लाया जा सकता है। आगे चलेंगे 25 नंबर में कि आवर्त सारणी के 7A, इसको 7A पढ़ा जाता है, 7A के तत्व कहलाते हैं, 7A को ही वर्ग 17 भी कहते हैं, वर्ग 17 भी इसी को बोला जाता है। तो आवर्त सारणी के 7A के तत्व कहलाते हैं हाइलोजन, हाइलोजन कहलाते हैं। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा। 26 नंबर है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, मतलब कि अपना त्याग कर देंगे। बाकी हम जब आवर्त सारणी पढ़ा रहे थे तो आप सभी को हमने लिखवाया था कि अगर हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट आएंगे तो क्या होगा, किधर धातु अधिक है, किधर अधातु अधिक है, किधर मतलब कि आवर्त सारणी में पूरे में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, ये सभी हमने लिखवाया है। एक बार रिवाइज करके आपको जरूर जाना है। चलेंगे 27 नंबर की ओर। आवाज यहाँ पे चलिए, अब देखिएगा 29 नंबर, 29 से कट गया है। चलिए 29 नंबर देखिए फिर से कि 29 है कि श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया किसमें होती है, यानी कि कोशिका, ये पूछ रहा है कि श्वसन की क्रिया किसमें होती है, तो ये तो पहले सजीव में होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है ना वो सब कोशिका का है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तब इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। इससे एक चीज और पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका का पावर हाउस होता है। आगे चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। वो दो क्वेश्चन का साउंड कट हो गया है, हम बैक करके उसका साउंड लगा देंगे। आप लोगों को 30 नंबर देखना है। 30 में है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचलन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि पूछ रहा है प्रकुंचलन और अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो 120/80 mmHg, याद रखिएगा mmHg होता है। आगे है 31 नंबर में कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, यानी कि पत्ती क्यों मुरझाती है ये पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण ही पत्तियां मुरझाती हैं। आगे है 32 नंबर, इथाइलिन इसका आंसर हो जाएगा, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33, यहाँ पे नंबर कहाँ गया, 31, एक सेकंड, 30, 31, 32, 33, 33 कहाँ गया, एक सेकंड, 35, 36, 37, 38, यहाँ पे गायब है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़िए हटाइए। और यहाँ पे देखिए कि 34 नंबर, 34 नंबर प्रिंट में ही, इंटरनेट में ही ये प्रिंट में गड़बड़ी था, तो उसको छोड़िए और देखिए 34 नंबर, 34 में है कि एड्स रोग का मुख्य कारण है, एड्स रोग का मुख्य कारण क्या है इनमें से ये बताना है, तो ये हो जाएगा आंसर असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि असुरक्षित तरीके से जब यौन संबंध बनता है तो एड्स रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, यानी कि जो चमगादड़ और पक्षी के पंख है वो किस प्रकार के अंग है, तो ये समरूप हो जाएगा, समजात नहीं होगा, समजात नहीं होगा, समरूप होगा। समजात क्यों नहीं होगा, यहाँ पे पढ़िए 36 नंबर में सेम चीज वहीं आ गया है। बोला है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है, मूल संरचना समान होंगे, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे अंगों को क्या कहते हैं, तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। देख लीजिए फिर से, समजात क्यों नहीं, क्योंकि उसका यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया है अच्छी तरह से, तो आप लोगों को अब समझ जाना है कि क्यों नहीं वहां पे समजात होगा, वहां पे होगा समरूप। 37 नंबर यहाँ पे दिख जाएगा कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन कृत्रिम, यानी कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। वन को तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, इसलिए पहला गलत। झील, झील हम लोग नहीं बना सकते हैं। तालाब भले खान सकते हैं लेकिन झील नहीं बना सकते हैं। कृत्रिम झील बना है लेकिन नॉर्मली ये गलत हो जाएगा, और नॉर्मली ये भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बगीचा एवं खेत। बगीचा आदमी द्वारा लगाया जाता है, मतलब अगर आम का बगीचा है तो आम सिर्फ आदमी रोपेंगे, यानी कि कृत्रिम तरीके से ये हो सकता है, यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर।
38 नंबर क्वेश्चन है। 38 आपको दिख जाएगा कि प्रकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जब भी पूछे ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य को आंसर करना है। और ये आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। आगे चलेंगे 39 नंबर। 39 में है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचरण और खनन, इन सबको रोकने की आवश्यकता है, तभी हम वनों को बचा सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है 46 नंबर क्वेश्चन में कि 40 नंबर में कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे, तो उन्हें कहेंगे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ आपसे पूछता है कि कौन से पदार्थ है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। अनिम्नीकरणीय पदार्थ, उसमें प्लास्टिक आंसर हो जाता है, वो गलता नहीं है। ठीक, वो अजैव हो जाता है, अजैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हो जाता है। आगे चलेंगे 41 नंबर 41 में है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। आपको याद रखना है कि आमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आपसे पूछ देगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है, यानी कि सी। पूछ देगा कि विभव किसका मात्रक है, तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, यानी कि विभवांतर को भी भी से लिखा जाता है, वोल्ट को भी भी से ही लिखा जाता है, और विभव को भी भी से ही लिखा जाता है। तो इन सब का मात्रक भी होता है, इसको याद रखना है। आगे पूछ सकता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, इसको भी याद रखना है। चलेंगे 42 की ओर। 42 में है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, होता है, मतलब कि कहते हैं उसे कौन सा उपकरण कहते हैं, यही पूछ रहा है। होता है लिखा है, मतलब वो कौन होता है। तो पूछा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर। जब विद्युत मोटर में करंट जाता है तो एक घूमने लगता है और पानी जमीन से ऊपर की ओर यानी कि फेंकता है। तो हो जाएगा इसका सही आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको पूछ सकता है कि जनरेटर क्या करता है, तो इसमें आपको बताना है कि जनरेटर जो जनरेटर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस सबको आपको याद रखना है। चलेंगे 43। 43 में पूछा है कि दर्पण का सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1 बटे में v प्लस 1 बटे में u बराबर 1 बटे में f। कभी कभी इसको बटा पका जोड़ करके डायरेक्ट f का मान पूछता है कि f का मान क्या होगा। इसको बटा पके बनाइएगा तो नीचे का एलसीएम हो जाएगा u भी और ऊपर में हो जाएगा u प्लस v, और इसी को पलट देता है। f का मान पूछेगा तो f को पलट देता है। आगे इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहां पे हम बताएंगे। बाकी यहाँ पे दर्पण सूत्र हो जाएगा ए वाला। अगर पूछ दे कि लेंस सूत्र कौन होगा, तो u माइनस v, यानी कि माइनस वाला होता है लेंस। फार्मूला में अगर माइनस है तो हो जाएगा लेंस, और प्लस है तो वो वाला हो जाएगा दर्पण। इसको ही आपको ध्यान में रखना है। 44 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। मतलब निवारण पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष का निवारण क्या है, पीछे भी हमने बताया है कि 2 अक्षर वाले का निवारण 3 अक्षर वाला, और 3 अक्षर वाले का निवारण 4 अक्षर वाला होता है। यहाँ पे इसको पढ़िएगा तो लिखा है नी क अट, 3 अक्षर, 3 अक्षर, तो इसका निवारण हो जाएगा अ व त ल, 4 अक्षर वाला मतलब कि लेंस। इसका 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों को एकदम सही। आगे चलेंगे 45 यानी कि 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। जो पौधों का जन, इस पीछे का भी रिपीटेड क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था कि पौधों का जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो फूल में यानी कि पुष्प में। इसका आंसर हो जाएगा 45 का सी। आगे चलेंगे 46 नंबर में था। 46 में है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का चयन किया था, तो मटर के पौधे का चयन किया था। आपसे एक चीज और पूछ सकता है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगरी जॉन मेंडल, यानी कि मेंडल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर में है कि परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो हमेशा याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर। परिस्थितिकी तंत्र आप लोग ऐसे देखे होंगे कि ये त्रिभुज बना रहता है और इसमें पोषी स्तर बने रहते हैं, पहला दूसरा ऐसे और ये तीसरा करके इसी से बना रहता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे 48 क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है, जिसे ओजोन मंडल के भी नाम से जाना जाता है, यानी कि संताप मंडल भी कहा जाता है। आगे चलेंगे 49 नंबर में तो है कि दाढ़ी बनाने में दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि कौन सा दर्पण यूज होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कई एक बार पूछ चुका है। 2 नंबर में भी एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक, हमने इसका आंसर भी लिखवाया है, आपको वहां से उसको याद करके एग्जाम में जाना है। आगे यहाँ पे 50 नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं।
प्रकाश के परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, उसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के दो नियम होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके सब्जेक्टिव में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी कि 2 नंबर में आने की संभावना। आगे यहाँ पे पूछ दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल होती है। कई एक बार, यानी कि हम फिजिक्स का जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हम यही चीज लिखवाते हैं प्रकाश में। प्रकाश ही पहला टॉपिक होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर प्रकाश से क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछेगा कि प्रकाश कैसे पथ पर गति करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा पर गति करता है, यानी कि प्रकाश हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करता है। एक चीज और पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। इस सब चीजों को आपको याद करके एग्जाम में जाना है। 52 नंबर है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा, यहाँ पे बड़ा पूछा है तो बड़ा का हो जाएगा अवतल दर्पण है, तो अवतल यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में। याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा ही छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में छोटा बड़ा बराबर सब प्रतिबिंब बनता है। इस सबको आपको याद रखना है। और एक चीज और पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो इसमें अ लगा है इसलिए इसकी फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। अगर लेंस में भी अगर पूछ दे तो उसमें अगर अ लगा है तो उसकी फोकस दूरी और क्षमता माइनस हो जाएगी। ये चीज पूछता है, इसको आप लोग को याद जरूर रखना है। आगे चलेंगे 53 नंबर में। एक तो यहाँ पे है कि दांत विशेषज्ञ किस प्रकार के दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा, बड़ा यहाँ पे बड़ा देखिए, बड़ा छोटा नहीं बड़ा बोला है, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो जैसे ही दर्पण में बड़ा पूछ दे अवतल, आपको सीधे आंसर कर देना है, यानी कि अवतल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा एकदम सही, यानी ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे समतल दर्पण के बारे में कहेगा तो समतल दर्पण का उपयोग सिर्फ चेहरा देखने के लिए किया जाता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कई एक बार पूछ चुका है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। आपको याद रखना है ये सब चीजों को, हम बार बार रिपीट करा रहे हैं, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है। आगे है 54 में कि किस दर्पण में केवल आभासी, आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है, किस दर्पण में केवल आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण में आभासी काल्पनिक बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आगे उत्तल भी है, ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन चारों पढ़ना है। समतल तो सही है ही, लेकिन यहाँ पे उत्तल भी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समतल और उत्तल दोनों। समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब, सीधा कब बनेगा, जब काल्पनिक होगा तभी वो सीधा होगा। और उत्तल दर्पण में भी छोटा काल्पनिक और सीधा ही बनता है। इसलिए इस दर्पण का जो पूछा है कि किस दर्पण में आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल और उत्तल दोनों में। आगे चलेंगे 55 में। 55 में है कि मोटर चालक के सामने, सामने यानी कि साइड मिरर, हमने पीछे भी बताया, पीछे भी क्वेश्चन था साइड मिरर, तो आप लोगों को वहां पे भी हमने बताया था कि साइड मिरर का सामने कहेगा तो साइड मिरर ही समझना है। और इसका आंसर हो जाएगा आपको 55 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार भी काफी अधिक होता है, मतलब दूर तक की चीजों को इस दर्पण में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है तो छोटा छोटा अधिक चीजें इसमें हट जाती हैं। आगे है 56 नंबर में कि 56 यहाँ पे देखिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका आंसर गाइड में दे रहा है वक्रता त्रिज्या, जो कि गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। आप इंटरनेट के मॉडल सेट में देखिएगा तो इसका आंसर वक्रता त्रिज्या दिया है, जो कि एकदम गलत है। इसका आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। आगे 57 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है, प्रकाश तरंगे किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का ये उदाहरण है। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमने पीछे भी अभी बताया कि प्रकाश से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और यहाँ ये क्वेश्चन रिपीट किया ही है, तो इसको आप लोगों को याद करके जाना है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या, फोकसांतर यानी कि एफ और वक्रता त्रिज्या की यानी कि आर के बीच में संबंध पूछा है, तो सबको पता है कि एफ बराबर r/2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा, 58 का ऑप्शन नंबर सी। इसमें या तो पूछ सकता है कि आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर 2f, एफ में 2 का गुणा हो जाता है, तो आर बराबर 2f या एफ बराबर r/2 आपको याद रखना है। आगे चलेंगे 59, 59 में है कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है। जो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा वही सीधा
सीधा होगा, आपको याद रखना है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा होगा, एकदम गारंटी है उसकी। अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब पूछ रहा है तो सीधा बनता है, और सीधा बनता है तो काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बराबर बनता है, सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। आगे है 60 नंबर में कि सोलर कुकर, सोलर कुकर जहां दिखे अवतल आप टिक कर दीजिएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सभी किरणों को एक बिंदु पर फोकस करता है, जिससे सोलर कुकर को काफी सहायता मिलती है, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। 61 नंबर में है कि आगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा 61 में कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है ना, वो अवतल होता है। परावर्तन मतलब कि परावर्तित करने वाला जो सतह होता है वो अवतल होता है। बाकी सर्च लाइट के आगे जो लेंस लगा रहता है वो उत्तल लेंस होता है। लेकिन यहाँ पे सतह के बारे में पूछ रहा है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही। आगे चलेंगे 62 62 में, तो बोला है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, ऋणात्मक, इसको याद रखना है, यहाँ पे ध्यान देना है। ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, देखिएगा यहाँ पे जब भी ऋणात्मक कहेगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, यानी कि ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा, नीचे की ओर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ही होता है कि उल्टा, और उल्टा बनेगा, यानी कि उल्टा कब बनता है, जब वास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक और उल्टा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा आंसर। जब भी आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, और ऋणात्मक रहेगा तो सीधा कभी बन नहीं सकता है। यहाँ पे बोला है वास्तविक और सीधा, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी सीधा हो ही नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि आभासी और उल्टा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब ही होता है उल्टा, और उल्टा, और उल्टा कब बनेगा, जबकि वास्तविक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, 62 का ए। 63 है कि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। संभवतः दर्पण है, मतलब वो कौन सा दर्पण है जिसमें आप अनंत पे हो या कहीं भी हो, उसमें आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है कि ये समतल में और उत्तल में, दोनों में बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल या उत्तल। 63 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 में है कि 64 यहाँ पे देखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, हमने बोला था पीछे भी, आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु आपको दर्पण के ध्रुव, ध्रुव यानी कि मेन दर्पण, अगर ये दर्पण है तो इसका, इसको ध्रुव बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसको ध्रुव बोलेंगे, और फोकस यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर काल्पनिक यानी कि आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 65 में कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है, धनात्मक यानी कि प्लस, धनात्मक यानी कि प्लस हो, तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्लस है तो सीधा बनेगा, यानी कि जहां भी ये उल्टा वाला दिखे इसको काट दीजिए। और सीधा कब बनेगा, जब काल्पनिक रहेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, तो वास्तविक तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक और सीधा ऑप्शन नंबर डी, 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम सही। आपको ऑप्शन को काटना सीखना है कि कौन नहीं होगा, उसके बाद अपने आप आपका आंसर सही होने लगेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी 65 का हो जाएगा एकदम सही। आगे है 66 नंबर क्वेश्चन की किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक थी, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, हमने आपको कई एक बार बता दिया कि आवर्धित और काल्पनिक का मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन का आपको ऑप्शन कमेंट में भेजना है, जिसका कमेंट सही होगा हम उसका टिक कर देंगे कि किसका सही है। आगे चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 67 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। सबसे पहले आपको देखना है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है यानी कि इसका आंसर प्लस में होगा, तो माइनस वाला जहां भी दिख जाए उसको काट देना है, यानी आपके पास अब दो ऑप्शन है 16 और 8। इसने बोला है कि फोकस दूरी बतानी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो 32 का आधा हो जाएगा 16, आंसर नंबर सी आपका एकदम इजी है। ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है, ये स्कोरिंग चैप्टर होता है और इसमें से आपको ज्यादा नंबर लाने हैं। पूछ रहा है फोकस, तो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या है 32, तो उसका फोकस हो जाएगा 16, और प्लस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण होता तो -16 आंसर हो जाता। आगे चलेंगे 68 नंबर, 68 की ओर। तो यहाँ पे पूछा है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, मतलब पूछ रहा है परावर्तन के नियम में क्या होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा एकदम सही। आगे है 69, 69 में पूछा है कि
समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। देखिए ये 3 बार हमको लग रहा है हम ये क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग थोड़ा-सा कष्ट कीजिए, कमेंट करने का ज़रूर प्रयास करें और इसका आंसर दें कमेंट में कि क्या होगा। आगे चलेंगे 70 नंबर में कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस किसमें संभव है ये आपको बताना है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में ही केवल इसका संभव है। आगे है 71। 71 में बोला है कि क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव कहाँ बनता है, तो ये बनता है आपको ध्रुव और फोकस के बीच, हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच ही इसमें प्रतिबिंब बनता है। आगे पूछ रहा है 72 में कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, मतलब अगर एक कोई दर्पण है तो इसका जो यहाँ पे मध्य बिंदु है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे है 73 नंबर में कि समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, देखिए हमने पीछे भी बताया था कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है 74 में कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी हजामत बनाने में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा आंसर। आगे है 75 नंबर में कि ये सब दर्पण के बारे में हमने पीछे ही बता दिया है कि किस दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है, तो पीछे के क्वेश्चंस को आपको रिवाइज रखना है और ये आपका यहाँ पे अभी 74 का आंसर बी हो जाएगा। 75 में है कि समतल दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन होता है, मतलब पूछ रहा है कि समतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है, तो आवर्धन एक होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसका मतलब है कि जितना लंबा वस्तु रहेगा उसका उतना ही लंबा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि सेम साइज का, यानी m बराबर 1। एक चीज और पूछता है और कई एक बार पूछ चुका है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि मात्रक विहीन इसका आंसर होता है। आगे चलेंगे 76 नंबर में, तो यहाँ पे है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसको आप लोग याद रखना है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है 77 नंबर में कि गाड़ियों के अग्रद्वीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, अग्रद्वीप यानी कि हेडलाइट, अग्रद्वीप यानी कि हेडलाइट में पूछ रहा है तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। फिर पूछेगा कि समतल दर्पण का उपयोग यहाँ कहाँ किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में किया जाता है। पूछेगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण तो ये गाड़ी के अग्रद्वीप हो ही गया। फिर अगर इससे पूछना चाहे तो पूछ देगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। आगे चलेंगे 78 में कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, मतलब कि दर्पण में जो भी सभी प्रयोग होता है, यानी यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ पे अगर वक्रता केंद्र है, तो ये सब कहाँ से मापा जाता है, तो ये सब मापा जाता है यहाँ से, यानी कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से। ऑप्शन नंबर ए यानी 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम सही। आगे है 79 नंबर में कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, मतलब किस दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, पीछे याद कीजिए हमने बताया था कि उत्तल दर्पण का दृष्टि विस्तार काफी अधिक होता है, तो 79 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन से ही हम 3-4 क्वेश्चन याद करवा देंगे। आगे है 80 नंबर में कि गोलीय दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध याद कीजिए, जब आपको हमने बताया था कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u बटा के जोड़ घटाव बनाइएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, हमने वहां पे भी आपको बताया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ बराबर यूवी बटे में यू प्लस भी। तो इस तरह से हमने आपको 80 के 80 क्वेश्चंस करा दिए। आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। अब इसके बाद आपको मिलेगा टारगेट का मॉडल सेट, अब इसके बाद टारगेट, इसके बाद हम टारगेट के मॉडल सेट को कराएंगे, पांचों सेट कराएंगे, पांचों सेट हमने इंटरनेट वाले सरकारी मॉडल पेपर का करा दिया है। अब आपको मिलेगा टारगेट का, ताकि आप लोग की तैयारी पूरी तरह से हो सके। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कल।